हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। बच्चों, सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में आज जो त्यौहार मनाया जाता है जन्माष्टमी। वैसे तो देखो, जन्माष्टमी की छुट्टियां रहती हैं भाई ना। आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो तो आपको लगातार क्लासें आज भी मिलने वाली हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम क्वेश्चन कर रहे थे ना, एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन कर रहे थे और मेरे पास क्या है, वो बुक नहीं थी लास्ट क्लास में, तो आज मैं बुक लेके आया हूँ। अपन सवाल कंटिन्यू करते हैं भाई, ठीक है ना। अपन सभी सवाल कंटिन्यू करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एनसीईआरटी के अपन क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, एनसीईआरटी में चैप्टर के बाद जो क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों कल मेरे पास कमेंट आए थे, थोड़ा धैर्य भी रखा करो, है ना। सब कुछ कराएंगे, चिंता मत करना भाई। पहला क्वेश्चन पढ़ना बेटा। 2 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती, मोमबत्ती की साइज मतलब मोमबत्ती की ऊंचाई आपको दे रखी है बेटा। देखो, दो चीज़ होती हैं ऑब्जेक्ट में। मोमबत्ती यहाँ ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, या तो ऑब्जेक्ट की ध्रुव से दूरी दी जाएगी या ऑब्जेक्ट की ऊंचाई दी जाएगी। अब इसने कहा है कि बेटा 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। एक तो आपको बिंब की साइज, जिसे आप एच मानते हो, वो गिवन है बेटा 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर साइज की एक मोमबत्ती है। 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण का सवाल है, तो वक्रता त्रिज्या माइनस में आएगी पहली बात तो। और वक्रता त्रिज्या हाथ में है तो क्या आप तुरंत फोकस दूरी निकाल सकते हो R/2 से, -18 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण ऊपर लिख दो, ये कहानी जो सुनाई जा रही है आपको अवतल दर्पण की सुनाई जा रही है। ऑब्जेक्ट की जो साइज है, मोमबत्ती की जो साइज है 2.5 सेंटीमीटर है, और उसकी जो रेडियस है वो 36 -36। आगे बढ़े। दर्पण से 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। ऑब्जेक्ट की दूरी u बेटा -27 सेंटीमीटर। आगे बढ़िए। दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके। इमेज की डिस्टेंस पूछ रहा है। बोलने का तरीका होता है ये, इमेज को वो पर्दे पर लेना चाहता है तो पर्दा कितनी दूर रखूं कि सुस्पष्ट प्रतिबिंब बन जाए, मतलब वी ज्ञात करवाना चाह रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति और साइज का वर्णन कीजिए। प्रतिबिंब की प्रकृति m से पता चलेगी आपको, और साइज का वर्णन कीजिए, मतलब h' चाहिएगा आपको, h', प्रतिबिंब की साइज। यदि मोमबत्ती को दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किस ओर हटाना पड़ेगा, ऐसा कुछ सवाल है। चलो चेक करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, अच्छे से देखना। और सवाल में कतई दम नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हुए हो तो ये आपकी मूर्खता है। देखिए, बिंब की साइज है, अवतल दर्पण की रेडियस है तो फोकल लेंथ आ गई, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। सबसे पहले तो v निकालने का काम करते हैं अपन। अब देख, हाथ में f है, u है और b चाहिए, और बात कर रहे हो आप दर्पण की बात कर रहे हो, तो दर्पण के लिए हम सूत्र जानते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। सारे आंकड़े जमा दो इसके अंदर। f माइनस का 18, v पता नहीं, और u माइनस का 27। सॉल्व कर। 1/v अब सॉल्व करना आपको आना चाहिए। इधर आया तो प्लस का 1/27 और माइनस का 1/18 है ये, तो 1/b कितना आया, 856। सीधा कर दो आप, 27 × 18 देख लेंगे। 27 का भाग 18 बार और 18 का भाग 27 बार। सॉल्व किया तो 1/v बराबर -9/27 × 18।
तो यहाँ से v इज इक्वल टू 9 से 3 बार कट जाएगा, 54 शायद, देखना। v इमेज की डिस्टेंस -54 प्राप्त होती है क्या? बिल्कुल साहब। ठीक, तो v बराबर -54 सेंटीमीटर आपको इमेज की डिस्टेंस प्राप्त होगी। पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखना, सॉल्व तो कर सकते हैं ना आराम से, वैल्यू पता हो, ये सूत्र लगाना है, मान जमा दिए तो गुणा भाग करना, कोई बड़ी बात नहीं है। 9 से काट दिया, 17 से 3 बार, 18 54, उल्टा भी कर दिया साथ में ना। अब m निकालते हैं भाई। प्रतिबिंब की प्रकृति का पता तो m से ही चलता है, और m का सूत्र दर्पण में तो -v/u है ना, लेंस होता बेटा तो आप +v/u रखते, चाहे तो अपन f और u का उपयोग करते हुए भी f/f-u कर सकते हैं दर्पण में, तो लेंस में f/f+u जैसा आपको अच्छा लगता है। तो m बराबर -v निकल के आया बेटा -54, और u निकल करके आया -27, 2 बार। तो m का मान निकल के आया -2, और m बराबर -2 से क्या पता चल रहा है? आवर्धन नेगेटिव है, मतलब प्रतिबिंब वास्तविक है। और यहाँ से भी तो क्लियर है ये बात। देखो v नेगेटिव आया, और v नेगेटिव आया तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने ही बन रहा होगा, और जो प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनते हैं वो तो वास्तविक उल्टे होते हैं, ध्यान रखना। और आवर्धन 2 है, दोनों बात बताइए। देखो चिन्ह से क्या पता चल रहा है आपको? अतः प्रतिबिंब वास्तविक कौमा उल्टा तथा बिंब की तुलना में 2 गुना, m का परिमाण 2 है ना, होगा, जो कि दर्पण के सामने, दर्पण के ही सामने बन रहा होगा। b 54 आया ना, 54 सेंटीमीटर पर प्राप्त होगा। आगे देखें, v क्लियर, m क्लियर, h डैश दोगुना है, h 2.5 है, दोगुना कर दो या ऐसा करो आप। तो m बराबर, तीसरा क्वेश्चन इसका, m बराबर होता है बेटा h डैश अपॉन h, m का मान -2, h डैश निकालना है, और h 2.5 है। जब वज गुना किया तो h डैश आया -5 सेंटीमीटर। क्लियर? तो प्रतिबिंब उल्टा है, और कितना बड़ा है बेटा? 5 सेंटीमीटर बड़ा है। एक बार यहाँ तक तो जल्दी से लिखिए आप। कई क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन दे दिए उसने। अभी एक क्वेश्चन और है बेटा इसमें, देखो क्या क्वेश्चन थे, दोबारा समझ लें एक बार। बोर्ड में इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही नहीं आता है, इसका कोई एक पार्ट आ जाएगा, कोई सा भी एक पार्ट। देखना बेटा, दोबारा समझना, स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई दे रखी थी, त्रिज्या दे रखी थी, u दे रखा था, आपसे इसने v कैलकुलेट करवाया, दर्पण समीकरण उपयोग करते हुए v कैलकुलेट कर दिया हमने। m निकलवाया, m के 4 सूत्र थे, मैंने कहा किसी भी एक का उपयोग करते हुए आपने m निकाल दिया, और m को देखते हुए आपने प्रतिबिंब की प्रकृति का वर्णन कर दिया। और फिर इसने कहा प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालिए, तो वो आपने निकाल दी। अब सवाल सुनना बेटा कि अगर बिंब को, क्या बोला उसने, बोलता हूँ, दर्पण की ओर ले जाएं तो पर्दे को किधर खिसकाना होगा, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो रहा है। यदि मोमबत्ती को पर्दे की ओर ले जाएं तो पर्दे को किधर हटाना होगा? बेटा सुन ध्यान से, यह समझते हैं इस बात को। ये अपना दर्पण है सपोज, और ये इसका मुख्य अक्ष है। यहाँ ध्रुव होगा, यहाँ कहीं फोकस होगा,
और यहाँ कहीं सेंटर होगा। अब इसका सेंटर तो है 36 सेंटीमीटर पर, यहाँ तो लिख दिया मैंने 36 सेंटीमीटर, और फोकस आ जाएगा बेटा 18 सेंटीमीटर पर। अब आपको अगर अवतल दर्पण की वो टेबल याद है प्रतिबिंब वाली, आप याद करो, जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। सुनना बेटा ध्यान से, जब ऑब्जेक्ट अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। मतलब जब ऑब्जेक्ट अनंत पर है तो आपका पर्दा होना चाहिए फोकस पर, ठीक है। दूसरी कंडीशन, जब C से परे है या C और अनंत के बीच में है तो F और C के बीच में बनता है पर्दा, F और C के बीच में। मतलब बिंब दर्पण की ओर गया तो पर्दा दर्पण से दूर हट गया। और देख, C पर ऑब्जेक्ट है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? C पर पर्दा और दर्पण से दूर हट गया। बिंब को और ले जा दर्पण की ओर, C और F के बीच में तो बेटा C से परे बन जाएगा। F पर होगा तो कहाँ बन जाएगा? अनंत पर। मतलब जब ऑब्जेक्ट को आप दर्पण की ओर लाओगे, मेरी बात सुनना, जब आप ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर लाओगे तो जब तक आप अनंत से और 18 सेंटीमीटर तक आए हो, आप अनंत से और 18 सेंटीमीटर तक आए हो, तब तो आपको पर्दा 18 सेंटीमीटर से अनंत की ओर ले जाना पड़ेगा। अरे हाँ या ना? और छठी कंडीशन याद है बेटा, F और P के बीच में बिंब होता है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। और याद कर, आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किए जा सकते। तो आंसर क्या हुआ कि जब मैं लिख दूं, कहाँ दिखेगा आपको बोर्ड पर बेटा? किस जगह दिख जाएगा? मैं इस जगह लिखता हूँ आंसर ना, सुनना। तो उसका चौथा आंसर सुनना, जब बिंब को, बिंब या मोमबत्ती जो भी आप कहना चाहोगे, दर्पण की ओर लाया जाता है तो पर्दा दर्पण से दूर हटाना होगा। एक बात तो भाई, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर ला रहे हो, पर्दे को दर्पण से हटाना होगा दूर। परंतु जब बिंब की दूरी, जब बिंब की दूरी 18 सेंटीमीटर से कम हो जाए तो पर्दे की आवश्यकता नहीं होगी। क्योंकि दिख जाएगा आगे बेटा, लिखूंगा तो, पर्दे की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि इस अवस्था में, क्योंकि अब आभासी प्रतिबिंब होगा, अब आभासी प्रतिबिंब होगा। इस चीज़ को बेटा आप नोट कर लो। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका, है ना? चलो लिख लो। तो पहले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा डरावना लग रहा होगा, हो सकता है। पहले क्वेश्चन में बी पूछ लिया, दूसरे में एम पूछकर प्रतिबिंब की प्रकृति का वर्णन करवा लिया, तीसरे में आपसे एच डैश पूछ लिया, और चौथे में ये कहानी पूछ ली कि जब मैं ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर ले जाऊंगा तो पर्दे की क्या स्थिति होगी। तो पहले तो आपको पर्दा दर्पण से दूर करना पड़ेगा, और जब दूरी 18 सेंटीमीटर से कम रह जाएगी तो आपको पर्दे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है भैया? जल्दी स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ जा, ताकि अधिक से अधिक क्वेश्चन अपन कर पाए आज, है ना? समझ में आ रहा होगा बिल्कुल? बहुत बढ़िया भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई ना। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िएगा, कह रहा है
4.5 सेंटीमीटर साइज की कोई सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। 4.5 सेंटीमीटर की साइज की सुई, तो H हो गया 4.5 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की बात हो रही है, उत्तल दर्पण की, और दे क्या रखा है आपको, फोकस दूरी डायरेक्ट दे रखी है स्मॉल f, उत्तल की है तो पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर, और कितनी दूर रखी है, 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, -12। इन आंकड़ों को पढ़ने में आपको अब तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो बेटा v निकालना है, और आवर्धन बोले तो m निकालना है। और फिर कह रहा है कि क्या होता है जब सुई को दर्पण की ओर ले जाएं, वर्णन कीजिए। मतलब जब ऑब्जेक्ट को हम दर्पण की ओर ले जाएं, तो वो बाद वाला क्वेश्चन है, पहले इनको सॉल्व करते हैं। देखना ध्यान से, इजी क्वेश्चन है भैया, बहुत ज़्यादा। F दे रखा है, U दे रखा है, B पूछ रहा है, दर्पण का सवाल है। कौन सा दर्पण साहब? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण, दर्पण तो गोलीय कोई सा भी हो, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। क्या कैलकुलेट करना है, b, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u। कैसे कर लो, 1/15 माइनस 1/12। अब कर लेना आप आराम से। लघुत्तम 60, 4, सबको आता होगा इतना, तो 5, तो v उल्टा कर दो 60/9, 3 से काट दो तो प्लस में 20/3 सेंटीमीटर। अब याद करो उत्तल दर्पण की कहानी। प्रतिबिंब आवाज से सीधा होता है, तभी तो बी पॉजिटिव आ रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा होगा। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया आपकी प्रतिबिंब की स्थिति। आवर्धन की बात करता है, एम अगर निकलवाए तो अब तो आपने वी निकाल लिया, तो अपन चाहे तो -b/u से कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट एफ और यू की हेल्प से भी कर सकते हो। सीधे ये आंकड़े देकर वी ना पूछता, तब एम पूछता, तो एफ और यू से। तो मैं एफ और यू से कराता हूँ सवाल को। एम लगाना है बेटा f/f माइनस यू, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एम का। f15 माइनस यू -12 प्लस के 12, तो एम निकल के आया बेटा 15/27। 3 से काट देना, 5/9। अच्छा, इससे करते तो b/u से 20/3, u कितना है 12, तो 20/3 नीचे 12 है, तो 20/36, 4 से कटकर वही 5/9 आता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब m से क्या बातें क्लियर हो रही हैं, m प्लस का है, अतः प्रतिबिंब आभासी कॉमा सीधा कॉमा दर्पण के पीछे कॉमा। 3 बातें क्लियर हो गई। m का परिमाण देखना 5/9, 1 से छोटा है, कॉमा बिंब की तुलना में छोटा होगा। एक तो ये बात क्लियर हो गई। अब दूसरी बात सुनना। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए कि आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी और प्रतिबिंब की आवर्धन ज्ञात करना था। अब तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर ले जाऊं, देख फोकस दूरी कितनी है 15। अब उत्तल दर्पण की कहानी याद करना बेटा। अनंत पर होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता था, फोकस पर, हाँ है ना। और जैसे ही आप इसको अनंत और पी के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब आपका एफ और पी के बीच में बन जाएगा। तो इसने कहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम
दर्पण की ओर ले जाएं तो क्या होगा, वर्णन कीजिए। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट दर्पण की ओर जाएगा, प्रतिबिंब पहली बात तो ध्रुव की ओर आएगा और छोटा होता जाएगा, अति अल्प। आंसर भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। प्रतिबिंब आभासी सीधा, बिल्कुल ठीक है। और जब आभासी छोटा सीधा होगा, जब सुई को दर्पण से दूर, अच्छा दूर ले जा रहा है कि सॉरी पास ले जा रहा है, क्या होता है सुई को दर्पण, दूर ले जा रहा है भैया, दूर ले जा रहा है, सॉरी। जब सुई को दर्पण से दूर ले जाया जाता है, सुनना ध्यान से, दर्पण से दूर ले जा रहे हो आप अनंत की ओर, तो फोकस की ओर जाएगा ना बिंब, तो प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब फोकस की ओर जाता है तथा अति अल्प हो जाता है। नोट कर लीजिए। पहले वाले क्वेश्चन में तो ऑब्जेक्ट को दर्पण की ओर लाया था, अब की बार दर्पण से दूर हटा लिया, क्या फर्क पड़ रहा है। दर्पण की ओर लाता तो प्रतिबिंब ध्रुव से फोकस की ओर आता, फोकस से ध्रुव की ओर आता, अब अपोजिट बोलना पड़ेगा। नोट कर लीजिए जल्दी साहब। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है साहब। अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेके कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते भी है ना। क्वेश्चन टफ तो नहीं है, पता नहीं आपसे क्यों नहीं हुए भैया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। ध्यान को पढ़ाई में लगाओ, है ना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कोई भी टफ नहीं है, आप देखते जाओ बस। क्वेश्चन नंबर 3 देखना भैया क्या कह रहा है। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल से भरा है। एक टैंक है बेटा, उसमें 12.5 सेंटीमीटर तक आपने क्या भर दिया है, जल भर दिया है, बहुत बढ़िया। किसी सूक्ष्मदर्शी द्वारा बीकर की तली पर पड़ी वस्तु को आभासी गहराई 9.4 सेंटीमीटर मापी गई। देखो टैंक की वास्तविक गहराई याद है, कुछ अपवर्तन की घटनाएं, जल से भरे हुए पात्र का तल उठा हुआ दिखाई देना, एच डैश बराबर H/N आया था। वास्तविक गहराई, अरे कौन सिंबल लिखेगा, H, 12.5 सेंटीमीटर वास्तव में जल भरा हुआ है। सूक्ष्मदर्शी से आपने देखा तो वो 9.4 सेंटीमीटर पर दिखाई दे। यही सवाल है क्या। कोई टैंक 12.5 सेंटीमीटर तक ऊंचाई से जल से भरा हुआ है, सूक्ष्मदर्शी से बीकर को देखा गया, 9.4 सेंटीमीटर पर वो आभास हुआ। जल का अपवर्तनांक क्या है, एक क्वेश्चन तो यही है, जल का अपवर्तनांक क्या है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, आप सबसे हो जाना चाहिए था। याद है क्या, H डैश बराबर H/N, आभासी गहराई बराबर वास्तविक गहराई बटे जल का अपवर्तनांक, हाँ या ना। तो यहाँ से बेटा n निकालना है, H/H डैश, H कितना है साहब, 12.5 सेंटीमीटर ऊपर, H डैश 9.4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट गया, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये रह गया होगा 125/94। और 125 में जब आप 94 का भाग दोगे तो ये आएगा 1.33।
और मात्रक तो आप जानते ही हो, कुछ होता ही नहीं है इसका। बताइए बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे कितना आसान क्वेश्चन है। एक जल से भरा हुआ एक टैंक था, वास्तव में उसकी गहराई 12.5 सेंटीमीटर थी। सूक्ष्मदर्शी से आपने देखा और आपको पता है कि उठा हुआ दिखाई देगा, तो वो आपको 9.4 पर दिखाई दिया। मतलब कहने का मतलब क्या था, अगर डायग्राम के थ्रू में एक्सप्लेन करना चाहूँ इस चीज़ को, ये अपना बर्तन, इसमें एक्चुअल में पानी यहाँ तक भरा हुआ था, यहाँ तक 12.5 सेंटीमीटर। फिर आपने देखा इसको तो थोड़ा तल उठा हुआ दिखाई देगा ना आपको, करीब यहाँ फील हुआ, इस जगह पर उठा हुआ 9.4 सेंटीमीटर। ऐसी कर रही थी। अब सेकंड क्वेश्चन देखना, इसी के अंदर अभी खत्म नहीं हुआ है, पिक्चर बाकी है बेटा। पढ़। बीकर में उसी ऊंचाई तक जल के स्थान पर किसी 1.63 अपवर्तनांक के अन्य द्रव को प्रतिस्थापित कर दिया जाए। सुई को पुनः फोकसित करने के लिए सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना होगा? देख सुन ध्यान से जो कह रहा है। पहला क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन, ऊंचाई सेम है, 12.5 सेंटीमीटर तक ही कोई लिक्विड भरा, पर अब वो लिक्विड जल नहीं है, कोई अन्य लिक्विड है, अन्य द्रव है, 1.63 अपवर्तनांक का। 1.63 बोला है क्या? 1.63 अपवर्तनांक का। ठीक है, तो अब सवाल सुनना, थोड़ा दिमाग लगाइए बेटा। ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, एक पात्र में आपने 12.5 सेंटीमीटर तक जल भरा हुआ था, सुई को फोकसित यहां हो रही थी। अब इसने कह दिया कि जल को हटाकर कोई और लिक्विड भर दो और वापस सूक्ष्मदर्शी से देख। तो पहले तो ये देखते हैं कि वो कितना उठा हुआ दिखाई देगा। भाई द्रव अलग चीज हुआ, देखो अलग अलग माध्यमों में तल अलग अलग उठा हुआ दिखाई देगा ना। जल का अपवर्तनांक 1.33 था, उसके हिसाब से कुछ उठा हुआ दिखाई दे रहा था। अभी 1.63 का है, तो पहले तो आवासीय गहराई ज्ञात कर कि दूसरे क्वेश्चन में कितना उठा हुआ दिखाई देगा। कैसे बेटा? H डैश बराबर H/N, यही तो याद है हमें। H 12.5 बटे 1.63, पॉइंट से पॉइंट कुल मिलाकर के ऊपर 1250, नीचे 163 जानते होंगे। नीचे के 2 पॉइंट काटे हैं मैंने, और जब इसका भाग देंगे ना तो बेटा H डैश आएगा, भाग तो दे लेना, 7.67 सेंटीमीटर। अब दोनों सवालों को सुनना आप ध्यान से। पहले सवाल में तो पूछ रहा था द्रव का अपवर्तनांक क्या है, 1.33, वो तो खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट हुआ कि इस पात्र में से जल को निकाल दो। जल में तो आपको 9.4 पर दिख रहा था, अब जल को हटाकर 1.63 अपवर्तनांक का कुछ भरा तो आपको 7.67 पर दिख रहा है। यहां देख ढंग से, ये हमारा बर्तन जिसकी आप बात कर रहे हो, और ये द्रव की वास्तविक गहराई 12.5 सेंटीमीटर। जब आपने पानी भरा था, जब आपने जल भरा हुआ था, तो आपको मान लो बॉटम यहां दिखाई दिया। कितने पर जल भरा हुआ था तब? कहां दिख रहा था? 9.4 पर, 9.4 सेंटीमीटर पर। अब आपने जल हटाकर कोई और माध्यम भर दिया तो 7.67 पर दिख रहा है, कुछ यहां मान लो। तो बोल रहा है कि सूक्ष्मदर्शी को कितना एडजस्ट होना पड़ेगा। सूक्ष्मदर्शी को ये डिस्टेंस तो एडजस्ट करनी पड़ेगी शायद। अरे हाँ है ना, आता है। क्या लैंग्वेज क्या थी? प्रश्न की लैंग्वेज क्या थी? सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर नीचे ले जाना पड़ेगा, है ना। तो है वह दूरी जहां सूक्ष्मदर्शी को ऊपर या नीचे लाना होगा, वो हमें निकालनी है।
तो पहले गहराई 9.4 थी, इसमें से आप 7.67 माइनस कर दो, यहाँ 3 कितना हो गया 7, 1.73 सेंटीमीटर, दोनों का डिफरेंस 1.73 बिल्कुल सेंटीमीटर। आपको सुई विस्थापित करनी पड़ेगी, नोट कर लो आराम से। 2 क्वेश्चन थे, पहले क्वेश्चन में तो द्रव का अपवर्तनांक पूछा है, बेहद आसान है, ज़्यादा आसान है मतलब। और दूसरे क्वेश्चन में आपसे ये पूछा है कि अगर जल को हटाकर 1.63 अपवर्तनांक का कोई द्रव भर देंगे तो सुई कितनी विस्थापित होगी। पहले वो सुई 9.4 पर थी, अब वो 7.67 पर करनी पड़ेगी, तो कितनी विस्थापित करनी पड़ेगी 1.73। ठीक है भाई, करिए। स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं ना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, इसकी सुनो, तीनों क्लियर है ना, 4 की सुनो। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए। निम्न ए बी मतलब 2-3 चित्र बने हुए हैं, पहले मैं वो डायग्राम बना दूं बेटा। सतह है, ऊपर लिखा हुआ है कांच और नीचे लिखा हुआ है वायु। ये अपना अविलंब है, ये प्रकाश किरण कुछ इस तरीके से आई और ये वाला कोण दिया हुआ है 60 और ये प्रकाश किरण कुछ ऐसी निकल गई, ये वाला कोण दिया हुआ है 35। पहला चित्र तो ये बना हुआ है और बाद में से ये वायु से कांच में गई है बेटा, ब्रल से सघन में गई है, अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। एक और देख, सतह अविलंब, अब ऊपर वायु है और नीचे बेटा जल है। ऊपर वायु है, नीचे जल है, प्रकाश किरण आई 60 डिग्री पर, जाहिर सी बात है अविलंब की ओर ही मुड़ेगी और नीचे का कोण दिया हुआ है 47 डिग्री। ठीक है ना साहब। और एक तीसरा डायग्राम और बना रखा है, सतह है, अविलंब है, ऊपर कांच है, नीचे जल है, ऊपर कांच है, नीचे जल है, प्रकाश किरण जल में से आ रही है 45 डिग्री के कोण पर, कांच की ओर मुड़ गई इस तरीके से, और ये वाला कोण है आपका आर। क्लियर है भाई ना। तो सवाल क्या कह रहा है वो सुनना ध्यान से आप। तो चित्र ए और बी, ये वाला डायग्राम ए नाम दे दिया, इस डायग्राम को बी नाम दे दिया, इस डायग्राम को सी नाम दे दिया। पढ़िए बेटा। चित्र ए और बी किसी आपतित किरण का अपवर्तन दर्शाता है जो वायु से क्रमशः कांच, वायु, जलवायु अंतरापृष्ठ के अविलंब से 60 डिग्री कोण पर आती है। उस आपतित किरण का अपवर्तन कोण क्या होगा जो जल से किसी कांच माध्यम में 45 पर आ रही है। देखो बात यह है, सुनना ध्यान से, कि आपको 3 डायग्राम बना के दे रखे हैं। पहले डायग्राम में प्रकाश किरण वायु से कांच में जा रही है, आपतन कोण 60 है, अपवर्तन कोण दे रखा है। दूसरे में वायु से जल में जा रही है, आपतन कोण दोनों दे रखे हैं। यहाँ जल से कांच में जा रही है, आर निकालना है कुल मिला करके। अब समझ ध्यान से देख, कांच का अपवर्तनांक n1 मान ले,
और बाइयों का अपवर्तनांक n2 मान ले। ठीक है, यहाँ से देखना वायु का अपवर्तनांक कितना मान रखा है बेटा n2 और जल का n3 मान ले। अब यहाँ जल का कितना आ जाएगा n3 और कांच का कितना मान रखा था बेटा आपने n1, जो भी मान है मतलब स्नेल लगाता जा, कोई तरीका है ही नहीं है। स्नेल लगा बेटा, स्नेल से लगाना। इसमें साइन आपतन कोण कितना है 60, साइन अपवर्तन कोण कितना है 35। अच्छा 35 है कि 45 है? 35। अब ये समस्या आएगी आपको, 35 का मान नहीं जानते हैं ना, चलो देखेंगे कुछ ना कुछ। बराबर n2 बटे n1, सुन आपतन कोण ये लिया है ना पहले अपने 60, तो ऊपर वाला n1 बटा n2। अब आगे बाद में सॉल्व कर लेंगे, उसका एक रीजन है बेटा। साइन 60 का मान तो आप जानते हो, पर आप साइन 35 का मान नहीं जानते। इसी को आप समीकरण नंबर 1 नाम दे दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर देख लेंगे। क्लियर? इस डायग्राम में लगाना इसने साइन 60 बटे साइन 47। क्लियर? अब ध्यान से देखना, ऊपर का लिया है तो अपवर्तनांक नीचे आएगा बेटा n3 बटा n2। दूसरा आप इसे मान लो और इसकी बात करना बेटा साइन 45 बटे साइन r। कौन पहले ये लिया है n1 बटा n3, समीकरण नंबर 3। यहाँ तक तो शायद कोई तकलीफ नहीं होगी किसी बच्चे को। आपको 3 डायग्राम बनाकर दे रखे हैं, ध्यान से देख बेटा और समझने का प्रयास करियो। 3 डायग्राम बनाकर दे रखे हैं तो 3 बार आपने स्नेल का नियम लगा दिया। अब देख समझने वाली बात क्या है कि सर इसमें r अननोन है और इसमें सब कुछ पता है। देख 1 और 2 का उपयोग करते हुए n1 बटे n3 निकालिए। n1 बटे n3 ऐसा कर, एक n1 ऊपर चाहिए और n3 कहाँ चाहिए नीचे, तो 1 में 2 का भाग देके देखना। समझ ध्यान से बेटा, समीकरण 1 में आप भाग दीजिए भैया 2 का, देखे देखो क्या मजा आता है। LHS में LHS का साइन 60 बटे साइन 35 और 2 का भाग उल्टा बेटा साइन 47 बटे साइन 60 बराबर n1 बटा RHS में RHS का दे दें और भाग का मतलब उल्टा करके गुना n2 बटा n3। n2 से n2 गया, साइन 60 से साइन 60 गया, बच क्या गया उसको तो लिख ले। देख ध्यान से, ऊपर बेटा साइन 47, नीचे साइन 35 बराबर n1 बटा n3। समीकरण नंबर 4 समझ में आया कि नहीं आया? आराम से समझने का प्रयास करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। बस थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो वैल्यूज है वो परेशान कर सकती है, बाकी देखने में जरूर बच्चे को डर लग जाता है। 3 डायग्राम बना के दिए सुंदर सुंदर, तीनों जगह मैंने स्नेल का नियम लगा दिया, साइन i बटे साइन r बराबर n2 बटा n1 तीनों में। फिर तीसरे को ध्यान से देखा, जो मुझे निकालना है r, अच्छा r यहाँ निकालना है तो मैं प्रयास कर रहा हूँ n1 बटे n3 निकालने का। n1 ऊपर n3 नीचे, 1 में 2 का भाग देकर निकाल लिया। अब क्यों ना 3 और 4 को बराबर कर दिया जाए। समीकरण 3 और 4 से कर दो बराबर, साइन 47 बटे साइन 35 बराबर साइन 45 बटे साइन r। अपने को तो बेटा r की वैल्यू निकालनी है, तो वज गुना करके आपने जब साइन r सेट किया होगा, ये भाई साहब ऊपर इसका इससे गुना साइन 45 गुणा साइन 35 बटे
साइन 47। अब समस्या थोड़ी सी वैल्यू की है तो अपन सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। साइन r बराबर, देखो साइन 45 से आप सब परिचित हो, 1/√2 क्या आता है, 1/√2। और आपकी सहायता के लिए बता दूं बेटा, 1/√2 0.707 आता है, बहुत जगह काम में लूँगा। ये जो 1/√2 है इसको सीधा याद कर लो आप, 0.707। बेहद इम्पोर्टेंट बात है ये, विशेषकर जब अपन AC वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वहाँ क्या है कि RMS वैल्यू वगैरह पढ़नी पड़ती है, वो 1/√2 टाइम होती है, मतलब 1/√2 का बहुत ज़्यादा यूज आएगा। तो आप साइन 45 का मान 1/√2 जमा लो, या बेटा मोबाइल कैलकुलेटर हो सॉल्व करके देखना, 1/√2 को 0.707 आएगा। तो इसकी जगह तो मैं डायरेक्ट 0.707 लिख सकता हूँ। एक क्लियर हुआ। साइन 35 तो मुझे नहीं आता, साइन 47 आप निकाल सकते हो। एक तरीका है 53 और 47 निकालने का। शायद साइन 47 का मान दे रखा है क्या बुक में? साइन 47 कहाँ है? मैं आपको मान याद करवा, छोड़ो अब कोई बात नहीं है। 45 का तो आपको याद है। अब इस सवाल में 35 और 47 के मान देने पड़ेंगे, उसके अलावा आप सवाल नहीं कर सकते। अब मैं लिख रहा हूँ मान, है ना भैया, साइन 35। अच्छा, ये जो मान है आप हर एक त्रिकोणमितीय फलन का मान नहीं बता सकते। तुम क्या, कोई भी टीचर नहीं बता पाएगा। मैं भी साइन 27 का मान पूछूँ, साइन 28 का मान पूछूँ, कोई नहीं बता पाएगा सिवाय कैलकुलेटर के। तो इस सवाल का एक ड्रॉबैक मानिए, या तो इसको एंगल इस तरीके से सेट करने चाहिए थे, कुछ कट पिट जाते, या फिर इसको मान देना पड़ेगा। तो आपको मैं मान दे रहा हूँ। अब भैया साइन 35 की ज़रूरत पड़ रही है क्या? कहाँ है वे? साइन 35 होता है 0.5736, 0.5736। और एक अपने को चाहिए साइन 47। साइन 47 चाहिए ना, तो साइन 47 है 0.7314, 0.7314। ये सारे आंकड़े आप इसके अंदर रख दीजिए। साइन 45 तो आपको याद था, साइन 35 0.5736 और साइन 47 0.7314। अभी तो और समस्या आएगी थोड़ी सी। जब आप इस सबको सॉल्व करोगे बेटा, तो साइन r गुणा भाग करके देख लेना भैया। साइन r का मान आएगा 0.5544, 0.5544। अब फिर फंस गए हम तो, क्योंकि हमें तो r निकालना है। तो साइन का ये मान कहाँ होता है ये भी नहीं पता है ना भैया। तो या तो आप इन्वर्स करके छोड़ दो, या 34 डिग्री आंसर दे रखा है, या तो आप आंसर छोड़ देंगे साइन इन्वर्स 0.5544 और एग्जैक्ट लिखना। अब मेरी बात सुनना, बहुत से बच्चे पागल हो गए होंगे, सब करा क्या रहे हो आप। सुन बेटा ध्यान से, एक नंबर बात तो इस तरीके का सवाल पेपर में आएगा नहीं। आ भी गया, कौन इस तरीके से सेट करके देगा कि आप जिनके मान जानते होंगे। पैटर्न समझ में आया ना, बात पैटर्न की है। इसके लिए स्नेल लगाया 1 नंबर, इसके लिए स्नेल 2 नंबर, इसके लिए स्नेल 3 नंबर, n1/n2 की चाना पड़ी, भाग भाग देखकर n1/n2 निकाला, बराबर किया। मतलब मेरी नज़र में तो ये सवाल यहाँ तक है। अब ये आंकड़े हमारे जानकार होते तो हम इजीली सॉल्व कर देते। आंकड़े अजीबोगरीब हैं, तो फिर अजीबोगरीब के लिए उसको क्वेश्चन के अंदर ही सारी वैल्यू देनी पड़ेगी। साइन 35 का मान ये है, नहीं देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ छोड़ देना, आपका उत्तर सही है। क्लियर है? टेंशन मत लो, नोट कर लो। इसलिए बच्चों को डर लगता है ना। अब आप साइन 34 का मान कहाँ जानते हो? आप बताओ। नहीं जानते। त्रिकोणमिति में कोई अंत थोड़ी है भैया ऐसे तो मानों का। हमें क्या पता है कि साइन का मान 0.5544 कहाँ आएगा? किसी को नहीं पता है भाई। नोट कर ले, देख के डरना मत।
ठीक है भैया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन 9.5 देखना, जिससे आपको डर लगा होगा, 100% डर लगा होगा, सर क्या पढ़ाया आपने। देखिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले ले और आगे बढ़ते हैं। अब इसका डर खत्म हो गया ना। वैल्यू खतरनाक थी इसलिए आपका आंसर नहीं आया होगा, और वैल्यू अगर सीधा क्वेश्चन मुझसे पूछे तो नहीं होगा बेटा। सारे त्रिकोणमिति फंक्शन याद तो नहीं होंगे शायद, मतलब हर एक एंगल की वैल्यू निकालना शायद मुश्किल काम है मेरे हिसाब से, तो है ना। नोट करो आगे। अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ेगा, पर बात कॉन्सेप्ट की है, पर कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। 9.5 क्वेश्चन 9.5 पढ़िए बेटा ध्यान से। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के टैंक की तली में कोई छोटा बल्ब है। एक 80 सेंटीमीटर गहराई का एक टैंक है। दिमाग लगा बेटा ध्यान से। देख, ये तो वाटर लेवल है, बढ़िया सुंदर चित्र बनाना। ये तो आपका बेटा वाटर लेवल है, ऊपर की सतह जिसे आप बोलते हो। यहां तली में एक छोटा सा बल्ब लगा है, यहां मान लो ये रहा बल्ब भाई साहब, और जो इसकी वास्तविक गहराई है प्रश्न में कितनी दे रखी है बेटा, 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर, कहानी क्लियर। 80 सेंटीमीटर गहराई का एक टैंक है। ये टैंक की ऊपर का सरफेस हो गया और ये टैंक की तली हो गई। जाहिर सी बात है यहाँ जल है नीचे और ऊपर वायु हो जाएगी। ऐसा ही तो होगा टैंक की कहानी। आगे पढ़ बेटा। जल से भरे 80 सेंटीमीटर गहराई के टैंक की तली में कोई छोटा बल्ब रखा है। जल के पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कर। जल के पृष्ठ का, ऊपर का वो एरिया ज्ञात कर बेटा। आ गया। वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे बल्ब का प्रकाश निर्गत हो। जल का अपवर्तनांक 1.33। अब मेरी बात सुन ध्यान से बेटा, सुनना। जो प्रकाश किरणें लंबवत आई होंगी वो तो सीधी निकल जाएंगी। आपको याद है क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन याद है बेटा। पहले मैंने वो क्रांतिक कोण पढ़ाया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, क्रांतिक कोण प्रूफ कराया था, लंबवत वाली सीधी निकल गई थी, तो वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण समकोण हो जाए। इससे ऐसी तो गई थी शायद, याद हो किसी को तो। अरे हाँ है ना। और यहां भी कुछ ऐसा ही सीन क्रिएट हुआ होगा। मेरी बातों को बेटा ध्यान से सुनना। इस एरिया का प्रकाश बाहर निकलेगा। एक नंबर बात तो सर जी कैसे 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 कैसे, ये सतह, ये बल्ब, लंबवत वाला प्रकाश बाहर निकल रहा होगा, कुछ कोण से आया होगा वो बाहर निकल रहा होगा, याद आया। और जब आपका आपतन कोण समकोण हो जाएगा तब प्रकाश बाहर निकलना बंद हो जाएगा। तो इससे जस्ट पहले वाला प्रकाश बाहर निकल रहा होगा। ऐसी ही कहानी बेटा इधर भी तो हुई होगी। ऐसी ही कहानी इधर भी तो हुई होगी। मेरी बात समझ रहे हो। तो इस वाले हिस्से की तो लाइट बाहर आ रही है, मतलब जब आपतन कोण क्रांतिक कोण हुआ है ना, उससे पहले का पूरा प्रकाश बाहर आ रहा होगा। ये बात समझने लायक है। अब इसके बाद इधर चला गया और आपतन कोण बढ़ाऊंगा बेटा, तो क्या पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा, प्रकाश नीचे लौट आएगा एक तरीके से। अरे हाँ या ना। तो सबसे पहले तो यह डायग्राम समझने का प्रयास कर। मैं दोबारा बनाता हूं बेटा, दोबारा देख। सबसे पहले बना टैंक। ये डायग्राम समझ में आ गया, सवाल हो गया ये मानना बेटा। सबसे पहले बनाइए आप टैंक।
टैंक बना दो, ये लो भैया, ऊपर की सतह और बस नीचे की दो ही बना रहे हैं, ज़्यादा क्यों घुसड़ पुसड़ करवाओ इसके अंदर यार। और टैंक की डेप्थ है 80 सेंटीमीटर। 3D में सोच के देख, बलम में रखा हुआ है तो ऊपर जो निकलेगा उस सर्किल वृत्त तो बनेगा ऊपर जा करके। देख ध्यान से, यहाँ बल्ब, ये प्रकाश निकल रहा होगा, ये निकल रहा होगा, कहाँ तक निकलेगा, कहाँ तक का निकलेगा, इस आपतन कोण तक, जिसे आप क्रांतिक कोण कहते हो, आईसी। ये 90 डिग्री का बन जाता है, आपको याद होगा। ऐसी ही कहानी है, इधर बना दो। हाँ, अच्छा नहीं बना रहे। सही है। ये भाई साहब इधर चला गया होगा, इसका भी आपतन कोण वापस से वही आईसी हो जाएगा। ये एक साइड देख लो कोई सा भी। तो ये वाला एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। एक नंबर बात तो जाहिर सी बात है सर्किल रहा होगा, और सर्किल रहा होगा तो आप त्रिज्या निकाल लो। त्रिज्या ये वाली पाई आर स्क्वायर कर देंगे, नाम वाम दे लो इसको, इस भाई साहब को ए, इस भाई साहब को बी, इस भाई साहब को सी। जल का बढ़तांक 1.33 आपको दे रखा है। सबसे पहले तो बेटा आईसी निकालने का प्रयास कर, और आईसी कैसे निकालेगा याद है क्या? क्रांतिक कोण साइन इनवर्स 1/n, आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/n। तो आईसी बराबर साइन इनवर्स 1/, जल का बढ़तांक याद है 4/3, 1.33 नालायको, साइन इनवर्स 3/4, मतलब आईसी बराबर आ गया साइन इनवर्स 0.75। और इसको सॉल्व करेंगे, अब वही बात आ गई, नहीं पता वापस से प्रॉब्लम खड़ी हो गई, मैं बता दूं इसमें देख करके 48.6 डिग्री आएगा, 48.6 डिग्री। अच्छा आईसी अगर बेटा ये आईसी है तो दिमाग लगा ये वाला भी तो आईसी होगा। देख जेड बनता नजर आ रहा है कि जेड एकांतर कोण दिख रहे होंगे सबको, अरे हाँ या ना? तो एक समकोण त्रिभुज दिख गया आपको, समकोण त्रिभुज, क्या नाम है समकोण त्रिभुज का? एबीसी। एबीसी सुन ध्यान से, ये कौन है? ये लंब, ये आधार। आधार पता है 80 सेंटीमीटर, लंब त्रिज्या का काम कर रहा है 10 लगा दो, 10 tan थीटा, लंब बटे आधार। लंब है बीसी, आधार है AB। तो यहाँ से अपने को तो BC निकालना है, BC। तो BC का मान आ गया AV tan थीटा। BC 80 सेंटीमीटर और गुना 10 48.6। फिर समस्या आ गई। ऐसा करो इसके बजाय, तो सुनो एक तरीका और भी है। साइन आईसी का मान पता है आपको कितना आया है? साइन आईसी का मान साहब 3/4 इनवर्स। साइन आईसी का मान पता है 3/4। ऐसा कर ले, साइन आईसी से तो कॉस आईसी निकाल ले, और साइन आईसी कॉस आईसी आ जाए तो 10 48.6 का मान निकल जाएगा। अगर एग्जाम सवाल में आ जाता है, तो एग्जाम सवाल में कैसा है, सवाल एग्जाम में आ जाता है तो आपको देखो साइन 48.6 का मान पता है, या ऐसा करो मैं इसको ना, और एक तरीका है मेरे पास बेटा, करा दूँ उससे ना। एक तो ये तरीका समझ में आ गया होगा आपको यार, 10 48.6 का मान नहीं पता, दिक्कत आएगी। 80 वापस से BC आ गया, BC काम कर रहा है त्रिज्या का, और क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, खेल खत्म। एक स्मार्ट तरीका और भी है,
इसको तो कर सकते हैं अपन बिना आंकड़े दिए। कैसे? दोबारा 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 दोबारा। चित्र तो क्लियर था ना आपका? चित्र तो क्लियर था ना आपका? अब सुन, क्या आप साइन आई सी बराबर 1/n लिख सकते हो? अरे क्रांतिक कोण याद कर ले यार। आई सी बराबर साइन इनवर्स 1/n प्रूफ किया था, तो साइन आई सी का मान 1/n ही तो आएगा। जल का अपवर्तनांक 1.33 मतलब 4/3, तो साइन आई सी 1/4/3 का मतलब बेटा 3/4। साइन आई सी आ गया 3/4। साइन आई सी से निकाल ले कॉस आई सी। कैसे? कॉस थीटा बराबर अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 3 का 9, 4 का 16, 16 माइनस 9, 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, लघुत्तम कितना आएगा बेटा? 16। तो 16 माइनस 9 कितने बच गए? 9 और 10 7, अंडर रूट में 7/4। सही है ना? बिल्कुल सही है। यहां से निकाल लो आप tan आई सी, लंब साइन बटे कॉस करके, तो 4 कट जाएगा, 3/√7। किसका मान आएगा? tan आई सी का। क्लियर है? अब सुन ध्यान से, समकोण त्रिभुज में tan आई सी लगाना। समकोण त्रिभुज ए बी सी में tan आई सी लंब बटे आधार, ये आई सी है तो ये भी तो आई सी था। लंब कितना है? बी सी, आधार बी ए। तुम्हें चाहिए क्या? बी सी, तो बी सी का मान आएगा बेटा बी ए tan आई सी। बी सी काम कर रही है त्रिज्या का, जिस एरिया से लाइट बाहर निकलेगी उसकी रेडियस का काम कर रही है बी सी। क्षेत्रफल चाहिए मतलब πr², तो पहले बी सी तो निकालना पड़ेगा ना। बी ए गहराई 80 और tan आई सी 3/√7। याद रखें आप सेंटीमीटर ले रहे हो तो उत्तर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो πr², पाई का मान बेटा 22/7 लिखो, 3.14 बहुत है। 3.14 लिख दीजिए, 3.14। r², 80 गुणा 80, 3 का 9 और √7 का 7। कैलकुलेट करना। ये बराबर गुणा भाग करने के बाद जो उत्तर आएगा, कहाँ चला गया? लंबा आ रहा है, मीटर स्क्वायर में दे रखा है। इसने क्या मीटर में कन्वर्ट कर लिया रेडियस को, कोई दिक्कत नहीं है। अपन बिना मीटर में कन्वर्ट करके दिखा देंगे आपको। कर ले, चल ऐसा कर, गुणा भाग कर ही लेते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? देखे 2 0 2 पॉइंटों खा जाएंगे बेटा। तो अब आपको नज़र आएगा 314, 8 गुणा 8 64 गुणा 9/7। 64 का 9 से गुना करेंगे, देख ऊपर 314 गुना 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 9 6 54 और 3 57/7। 7 का बाद भाग दे लेंगे, पहले गुणा कर ले। 6 चौके 24 हासिल 2, 6 और 2 8, 6 तिया 18, 7 चौक 28, 7 2 9, 7 तिया 21, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2, 7 2 9, सॉरी 5 और 20 की 0 हासिल लगे 2, 5 और 2 7 और 5 तिया 15, 4 8 2 16 के 6 हासिल 1, 18 के 8 हासिल 1, 7 2 9 10 की 0 हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, इतना नीचे 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 40, 7 21 28 35, 5 58 60 56, 2 26,
7 या 21, 54 और लगभग 8 हुआ। ऑलमोस्ट ये चला गया 25,838 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेंटीमीटर बहुत बड़ी संख्या है, मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करके लिखूँ तो 10⁻⁴ याद कर, 1 2 3 4 2.58 राउंड ऑफ में मीटर स्क्वायर। इस क्षेत्रफल से आपकी लाइट बाहर निकलेगी। इस तरीके से आप इस सवाल को बिना त्रिकोणमितीय मान दिए हुए भी कर सकते हो। अगर आपको 48.6 के मान दे दे तो सवाल और भी आसान हो जाएगा, बाकी इस तरीके से तो हो ही जाएगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा ना, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा भाई, ध्यान रखना। दोबारा समझ ले, मैं एक बार और प्रयास करता हूँ ना, अब क्वेश्चन देखे ध्यान से। 1 नंबर बात तो आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। दोबारा समझ बेटा, नीचे जल भरा है, ऊपर वायु है, तो जो प्रकाश किरण लंबवत आएंगी वो सीधी बाहर निकलेंगी। कहाँ तक बाहर निकलेंगी बेटा? क्रांतिक कोण तक। उसके बाद बाहर नहीं निकलेंगी, फिर तो वापस अंदर ही लौट आएंगी ना। तो क्रांतिक कोण वाली कंडीशन बना ली मैंने, और मुझे रेडियस निकालनी है BC। अब बिना कोण के, क्योंकि गहराई मुझे पता है 80, AB का मान पता है और BC निकालना है, तो IC की हेल्प से पहले क्रांतिक कोण का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए मैंने साइन IC निकाला, साइन से कॉस, साइन कॉस का उपयोग करते हुए tan, और फिर सवाल को आगे बढ़ाया। नोट कर ले। तिरनूरानी चाले से नाम मेरी नजर हटेगी, मैं तुम्हारा दिन गुजरेंगे नाम मेरी। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा टेढ़ा सा, बाकी फिर इजी है। तुम जैसे तैसे हट जाएंगे, क्लियर? 9.6 देखिए इस क्वेश्चन में और एंगल की समस्या है। अरे कठिन का मतलब कॉन्सेप्ट समझिए आप, तो है ना, वैल्यू अलग दे दे वो एक बात अलग है। अब त्रिकोण में उसने कोण ऐसा दे दिया कि इसका मान आप नहीं जानते, तो उसमें टेंशन की बात नहीं है ना। देखिएगा नेक्स्ट, ये था 9.5, अब हम बात करेंगे 9.6 की। पढ़। कोई प्रिज्म अज्ञात अपवर्तनांक के कांच से बना है, बहुत अच्छी बात है भाई। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा मिनिमम 40 डिग्री, मिनिमम डायवर्जन एंगल 40 डिग्री मेजरमेंट किया गया है साहब। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? और अपवर्तक कोण, प्रिज्म कोण जिसे हम बोलते हैं, वो 60 डिग्री गिवन है। कैपिटल ए के 2 नाम है भैया। अपवर्तक कोण, अपवर्तन सतह के बीच बन रहा है, या प्रिज्म कोण कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बेहद आसान है। न्यूनतम विचलन की अवस्था में प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र मैंने खूब प्रूफ करवाया है। साइन ए प्लस डेल्टा m/2 बटे साइन a/2, जमा तो वैल्यू जमा, n निकालना ही है, इसमें जमाना क्या, जमा दे ले। साइन a 60 डेल्टा m 40 बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2, n बराबर साइन
60 40 100/2 50 डिग्री। अब अटक गए, साइन 50 नहीं आता। साइन 50 क्या किसी को आता है क्या? नहीं आता बेटा, मुझे पता है। तो फिर टीप लेते हैं साइन 50 का मान। ढूंढ कहाँ है भैया साइन 50? 0.766, 0.766। साइन 30 का मान 1/2 मल्टीप्लाई कर दे। 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13 के 3 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1.532 अपवर्तनांक का मात्रक तो होता ही नहीं है। कितना इजी क्वेश्चन है। आपको सर फिर साइन 50 का मान कहाँ से आएगा? 1000 बार बोल दिया, कितनी बार बुलवाएगा ये बात मेरे से कि ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर तो एग्जाम में आएगा नहीं। आएगा तो वो साइन 50 का मान देगा, और नहीं देता है आप बेफिक्र होकर सवाल को यहाँ छोड़ के आ जाना, आपको अपना नंबर मिल जाएगा। क्योंकि साइन कोस टेन में हर एक थीटा का मान नहीं जानते भाई। समझ रहे हो आप बात को? पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ साहब। आगे बढ़, क्या कह रहा है इसकी सुन, दोबारा सुन। यदि प्रिज्म को जल 1.33 में रख दिया जाए, समांतर प्रकाश पुंज के लिए न्यूनतम विचलन कोण क्या होगा? दिमाग लगा बेटा। ये जब सूत्र अपन प्रूफ किए थे ना, तो अपन एक माध्यम वायु माने थे। स्नेल याद आया? आपने n2/n1 लिखा था। n की जगह पर n2/n1, और n2 कांच का अपवर्तनांक था, n1 माध्यम का अपवर्तनांक था। बिल्कुल था साहब। अब देख ध्यान से, अगर दूसरा क्वेश्चन बोलना चाह रहा है कि इसको कहां रख दिया जाए? जल में रख दिया जाए, तो n थोड़ी आएगा। जल में रखा जाए तो n थोड़ी आएगा। याद कर, n तो क्या था? n2/n1, जिसमें n2 था कांच का और n1 था माध्यम का। तो इस सूत्र को है ना मैं लिख रहा हूं n कांच, कांच तो मतलब प्रिज्म का अपवर्तनांक लिखते हैं, n/n वाटर इज इक्वल टू साइन। देख दिमाग लगे थोड़ा सा, बहुत से बच्चे मुझे पता है कंफ्यूज हो जाएंगे बेटा। आप दोबारा सुनिए, फॉर्मूला तो वही है, साइन a + Δm/2 बाई साइन a/2। पर जब एक माध्यम वायु था एक्चुअल में, तो ये प्रिज्म का अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक था। पर जब माध्यम बंद था तो वो प्रिज्म का अपवर्तनांक रह गया था, मतलब केवल n रह गया था। अरे हाँ है ना। अब कोई अलग अपवर्तनांक दिया है तो ले मैं Ng ही लिख देता हूँ। n जिस कांच का प्रिज्म बना हुआ है उसका अपवर्तनांक बटे माध्यम का अपवर्तनांक। अब देख Ng पता है आपको कितना आया? 1.532, और जल का अपवर्तनांक प्रश्न में दिया हुआ है 1.33। साइन a आपको पता है 60, Δm निकालना है नया। साइन 30 डायरेक्ट लिख सकता हूं ना, वज गुना करना बेटा इसका यहां गुणा कर देना। साइन 60 प्लस Δm/2, इसका इधर गुणा करूंगा, पॉइंट से पॉइंट काटा पीटी करेंगे ना, तो 1532 बटे 1330 नजर आएगा, गुणा साइन 30, गुणा साइन 30, और साइन 30 होता है बेटा 1/2। तो यहाँ से साइन 60 प्लस Δm/2 बराबर 1500 काट दे 2 से यार, 7 दूनी 14, 13, 12, 766 बटे 1330। अब बात आती है साइन इनवर्स। साइन का मान ये वाली वैल्यू कहाँ होती है नहीं पता, वापस से देखना पड़ेगा। तो साइन की ये वैल्यू होती है भाई साहब कहाँ होती है? 35 डिग्री 10 मिनट पर। अब बताओ ऐसे मान कैसे याद होंगे यार? मतलब 60 प्लस Δm/2 बराबर 35 डिग्री। मैथ वाले बच्चे समझ गए होंगे भैया, कोण नापने की इकाई मिनट और सेकंड भी होती है। अब यहाँ से Δm हमें निकालना है, अब निकल जाएगा। 2 का गुणा करना पड़ेगा, 60 प्लस Δm, 2 का गुणा 70 डिग्री 20 मिनट, और 60 को घटाएंगे ना तो Δm निकल के आएगा 10 डिग्री 20 मिनट। क्या यही आंसर है आपका? 10 डिग्री और 20 मिनट। बिल्कुल। देखो ध्यान से, ये 2 स्टेप
जो आपकी समझ में कतई नहीं आए होंगे। एक तो ये वाला, एक तो ये वाला नहीं आया होगा। बहुत से बच्चों साहब कैसे लिख दिया, अबे मुझे खुद को नहीं पता, मैंने टीप के लिखा है। मुझे नहीं पता कि साइन का मान 766 बटे 1330 कहाँ आता है, नहीं पता भाई ना। तो ये वाली वैल्यू नहीं पता एक तो, और एक इसमें कौन सी, ये साइन 50 का मान कैसे जमाएं ये मुझे नहीं पता। ये दो आंकड़े प्रश्न में देगा तभी आप इस सवाल को कर सकते हो, अदरवाइज ये सवाल नहीं होगा। बात कॉन्सेप्ट समझने की है जो आपको समझ में आ जाना चाहिए। मेरी बात पर बच्चों आपको विश्वास करना पड़ेगा, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है ना। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, पहला में तो बोर्ड में नहीं आता है, मतलब नहीं आता है, बोर्ड में क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम में नहीं आएगा तो फिर आपको आंकड़े दिए जाएंगे, भैया इसका मान इतना आता है, इसका मान इतना यूज करना, जो भी आंकड़ा होगा, या कोणों को वो इस तरीके से सेट करेगा कि आपसे कट पिट करके आंसर आ जाए। छापता जा छापता जा, आने लायक क्वेश्चन तो ऑटोमेटिक दिख जाता है बेटा। स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन किए थे वो आने लायक थे। अब जिनमें इस तरह के मान यूज हो रहे हैं ना, वो सवाल की संभावना, अच्छा वो कौन सेट करके दे दे तो फिर सवाल बन सकता है। इन आंकड़ों के साथ तो मेरी गारंटी नहीं आएगा। अगला स्क्रीनशॉट लेता जा और आगे बढ़ता जा भाई। ये था 9.6। नेक्स्ट नाइन पॉइंट 7। पढ़िएगा पढ़िएगा भाई 9.7। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा ले बनी से आप। अपवर्तनांक 1.55 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। एक उत्तल लेंस, उभयोत्तल याद आया, उभय प्लस उत्तल, दोनों सतह उत्तल हों। अपवर्तनांक 1.55, लेंस का अपवर्तनांक बेटा 1.55 गिवन है और दोनों की त्रिज्या समान है। ऐसा लेंस बनाना है अपने को। यदि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, देखो R1 लेंस याद है, R1 को आप प्लस का R मानिए, उत्तल है इसलिए, तो फिर R2 को माइनस का R मानना पड़ेगा। याद कर, उत्तल में पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अवतल लेंस होता R1 नेगेटिव R2 पॉजिटिव। मैंने कहा था कि उत्तल में प्राथमिकता प्लस को देनी है। समान त्रिज्या बोलिए, इसलिए R एक प्लस की और एक माइनस की। और फोकस दूरी आपको दे रखी है भैया, फोकस दूरी आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर, उत्तल है इसलिए प्लस की 20 सेंटीमीटर। दोबारा समझ, अपवर्तनांक दिया गया है, त्रिज्याएं दी बराबर दी गई हैं, कितना है ये नहीं पता पर बराबर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। और क्या कहना चाह रहा है, आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी, आपको ये R का मान ज्ञात करना है। हमें साफ पता है, लेंस मेकर लग रहा होगा जब फोकस दूरी त्रिज्या अपवर्तनांक। अब लेंस मेकर के 2 वर्जन है, आपको याद हो तो 1/f बराबर, एक तो है n2/n1। जब 2 अपवर्तनांक दिए जाएं, 2 माध्यमों की बात करता है, पर चूंकि यहाँ एक ही अपवर्तनांक है, जाहिर सी बात है एक माध्यम वायु बन गया होगा, सीधी सी बात है। तो 1/f बराबर यहाँ तो n-1 ब्रैकेट में 1/r1 माइनस 1/r2 लगेगा। लगा, सॉल्व कर, उत्तर लिया। f 1/20 n 1.55 माइनस 1 R1 R R2 माइनस R प्लस का R, समझ में आता होगा। 1/20 और घटा बेटा 1.55 में से एक घटा 0.55 और 0.55 को क्यों ना हम 55/100 लिखें, बड़ा मजा देगा ये। और गुणा में बेटा 2/R लिखें। अरे आया कि नहीं आया, R को सॉल्व करना है तो R भाई साहब को ऊपर ले जा, R चुपचाप उठ के इधर आ जा, R आ गया यहाँ बेटा 55/100 गुणा 2 और 20 भाई साहब ऊपर पहुँच गया। सबको समझ में आ जाना चाहिए, गुणा करना आता है ना, आराम से बैठ के सॉल्व करना। R कैलकुलेट करना है मुझे, तो R बराबर, देख ध्यान से, 1 0 ने 1 0 को मार दिया, 2 दूनी 4, 55 का 4 से गुना, 5 चौक 20 की 0 हासिल 2 220 और नीचे 10, 0 ने 0 को मार दिया तो R बराबर 22 सेंटीमीटर।
आपको 22 सेंटीमीटर के लेंस का निर्माण करना होगा। तो पहली जो त्रिज्या है R1 वो प्लस 22 सेंटीमीटर और दूसरी त्रिज्या है वो -22 सेंटीमीटर। नोट डाउन कर जल्दी जल्दी, ये क्वेश्चन अच्छा है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कहा था आपको जिस दिन लेंस मेकर पढ़ाया था बेटा कि या तो लेंस मेकर पूछ लेगा या लेंस मेकर पर आधारित सवाल पूछ लेगा। लेंस मेकर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रहे बार बार। तो आप इस क्वेश्चन पर इंपॉर्टेंट टिक करके आगे बढ़ जाएं। जल्दी से नोट कर लो, छोटा ही क्वेश्चन है, आराम से दोबारा वीडियो चला के देख लेना। थोड़ी रफ्तार इसलिए है ताकि मैं अधिक से अधिक क्वेश्चन करा पाऊँ भैया, है ना। आगे पढ़ 9.8। मुझे पता है साफ़ करना पड़ेगा, तो तक साफ़ नहीं करूँगा तो कैसे आगे बढ़ोगे आप लोग। स्क्रीनशॉट ले लिया कर और वीडियो दोबारा चला के देख लेना, थोड़ी स्पीड मेंटेन कर। 9.8 पढ़, 9.8 पढ़। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित हो रहा है। अभिसारित याद आया, दो प्रकार के होते हैं, अपसारी अभिसारी। अपसारी मिलाने वाला, अवतल दर्पण उत्तल लेंस। अभिसारित फैलाने वाला, उत्तल दर्पण अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा। कोई प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है भैया, आगे बढ़। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है, बहुत बढ़िया बात है। यदि यह है A है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है और B है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस है, तो प्रकाश पुंज किस बिंदु पर अभिसारित होगा। हाँ ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन में एक प्रकाश पुंज, ये तो क्वेश्चन थोड़ा समझने लायक है। एक प्रकाश पुंज किसी बिंदु P पर अभिसारित हो रहा है। कोई लेंस इस अभिसारी पुंज के पथ में बिंदु P से 12 सेंटीमीटर दूर रखा है। देख सुन ध्यान से सुन। इसने बोला है कि प्रकाश अभिसारित हो रहा है। अरे हाँ है ना, प्रकाश अभिसारित मतलब मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। प्रतीत हो रहा है मतलब आभासी वाली स्थिति है। इस क्वेश्चन में बिंब की जो दूरी है कितनी दी गई है आपको, 12 सेंटीमीटर। नेगेटिव नहीं पॉजिटिव माननी है पहली बात। तो सुनना कैसे साहब, समझने वाली बात। u बराबर +12 है। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि बिंब वास्तविक नहीं है। अब की बात, बिंब ही आभासी है। बिंब आभासी हो सकता है, मत टेंशन ले, कई कंडीशन दिखाऊंगा। ये ऐसे कहना चाह रहा है कि मान लो ये लेंस है, सपोज ये लेंस है, उत्तल लेंस है। प्रकाश का नियम मिल रहा था, अभिसारित होता है जगह पर, तो बिंब यहाँ रखा हुआ है ये था। तो दूरी आपको प्लस की लेनी है। कैसी लेनी है, प्लस की। एक पॉइंट तो इस क्वेश्चन में समझने लायक ये है कि u 12 सेंटीमीटर आंख बंद करके नहीं ले लेना है। सर u तो हमेशा नेगेटिव होता है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा बेटा। अगर बिंब वास्तविक होगा तो u नेगेटिव होगा, पर अगर बिंब आभासी हो तो u पॉजिटिव हो सकता है। याद रखिएगा, है ना भैया। एक तो u का मान कितना आ गया, +12 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट सवाल कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस है। पहले सवाल में f क्या दिया हुआ है, +20 सेंटीमीटर। उत्तल बोला है इसलिए। और निकालना क्या है अपने को भैया, b निकालना है। कहाँ अभिसारित हो रहा है, कहाँ मिलेगा। अब लेंस के लिए 1/f बराबर, याद है क्या, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से v कैलकुलेट कर लो। कैसे भी कर लो, बहुत सारे तरीके हैं आपके पास। लो एक और सूत्र आ गया। अब तक हम मान जमा कर फिर सॉल्व करते थे, अब सॉल्व करके मान जमा लेते हैं। f 20 u 12 f का गया 20 u 12। तो यहाँ से b का मान 240/32। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा बेटा 15/2 7.5। हल कर लेना।
V 7.5 सेंटीमीटर पर प्रकाश किरणें अभिसारित होंगी पहले क्वेश्चन में तो, और सेकंड क्वेश्चन में U तो वापस से 12 सेंटीमीटर ही है, पर सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, कहा गया 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस काम में लिया गया है, अवतल लेंस काम में लिया गया है, तो F बराबर -16 सेंटीमीटर। क्या वापस से V निकालना है, डायरेक्ट ये वाला काम ले लो, FU बटे F प्लस यू, आपकी इच्छा है, चाहे आप 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U में मान जमा देना। FU, F कितना है साहब -16, U कहाँ है ढूंढ 12, सोलह दूनी 32 के 2 हासिल 3 और 16 और 3 19 192 बटे ऊपर माइनस का 192 नीचे -4 कट गया तो B बराबर 4 चौके 16 17 18 19 32 8 चौक 32 48 सेंटीमीटर पर अभिसारित होगा। 48 सेंटीमीटर ये आंसर होगा ना, बिल्कुल सर। क्लियर, नोट कर लो। सवाल का समझने वाला बिंदु था U, जो आपको प्लस में ही लेना है। सवाल की ऐसी लैंग्वेज है कि आपका प्रतिबिंब आभासी है। जल्दी कर, ये था 9.8। नाइन पॉइंट 9 पे आ जा आप जल्दी से, 9.9 पे आ जा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। नाइन 9.9 पढ़ना दे क्या कह रहा है। 3 सेंटीमीटर ऊंचा कोई बिंब H दे दिया, H दे दिया कि बिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा है। 21 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की फोकस दूरी अवतल है -21 सेंटीमीटर। आ गया, सामने 14 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, -14। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। क्या होगा जब लेंस बिंब से दूर हटता है? प्रतिबिंब का वर्णन करना है, मतलब V निकालना है, M निकालना है। तो एक तो V निकालना है और एक M निकालना है। तो प्रतिबिंब की पूरी कहानी सुना देंगे हम। अब V निकालने के लिए 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U, सारे आंकड़े जमा तो इसके अंदर 1/F -1/21, V निकालना है U -14 प्लस के 1/14। सही कह रहा हूँ क्या मैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई साहब। 1/V बराबर माइनस का 1/21 तो है ये, इधर आकर माइनस के 1/14 हो गए। लघुत्तम लिया 14 गुणा 21, 21 का भाग -14, -14 का भाग -21, तो B आ जाएगा बेटा यहाँ से 14 गुणा 21 बटे -35। अरे हाँ या ना? जब आप इसको सॉल्व करोगे तो V कितना निकल के आ रहा है, पूरा कैलकुलेट करने के बाद बताइएगा। -8.4 सेंटीमीटर। एक दूसरा M निकालना है, तो M निकालने के कई तरीके, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, F और U का उपयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है F/F+U, याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस पर क्वेश्चन आ सकता है, इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीजिए 9.9 को। F -21 U -14, M बराबर -21 -35 कट गया, तो M निकल के आया जब सॉल्व किया आपने, कहाँ गया